बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज दिन है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का। सरकार बन चुकी है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी है, मंत्री पद की शपथ हो चुकी है, उनके साथ 6 मंत्री होंगे और अब थोड़ा फोकस शिफ्ट हो रहा है। एनडीए की बैठक शुरू हो गई है दिल्ली के इंपीरियल होटल में। इस रामलीला मैदान से बहुत वो दूर नहीं है और अभी फिलहाल सारे मंत्री हमें वहीं पर जाते हुए दिखाई दिए हैं। आज दिन में आपको तस्वीरें इनकी जब ये सचिवालय जाकर अपना कामकाज संभालेंगे उसकी भी दिखाई देंगी। हो सकता है यमुना जी के घाट तक भी दिल्ली के सारे मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री समेत वो जाएं, क्योंकि ये 2-3 काम तो बड़े महत्वपूर्ण है। पहला, एक महिलाओं के खाते में जो प्रॉमिस है 2500 रुपए हर मंथ डालने का, वो पूरा करना। उसके लिए कैबिनेट में फाइल पर एक दस्तखत होना है, रेखा गुप्ता वो दस्तखत करेंगी और शायद आज ही कर देंगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था 8 मार्च से पहले पैसा आपके खाते में आ जाएगा। और दूसरा बड़ा काम यमुना की सफाई का है, जिसका काम पहले थोड़ा बहुत शुरू हो भी गया है और अब उसको लेकर के भी उम्मीद करते हैं कि बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा। और रेखा गुप्ता अब एक बार जब सचिवालय जाकर के अपना कामकाज संभालती है तो थोड़ा और ब्रॉडली वो बता सकती हैं उनका विजन क्या है। हर मुख्यमंत्री अपनी कोई सोच लेकर के आता है, अपनी एक प्रायोरिटीज वो तय करता है। तो रेखा गुप्ता की दिल्ली को लेकर क्या प्राथमिकताएं होंगी, ये भी उनसे हमें थोड़ी देर में जानने को मिलेगा। और बाकी बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता वो एनडीए की इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां से खबर यह है कि सारे और एनडीए के साथ ही आए, नीतीश कुमार इस बार भी नहीं आए। तो कोई खटपट है, कोई नाराजगी है या वाकई कोई व्यस्तता थी जिसकी वजह से वो नहीं आए, इसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और फिर अरविंद केजरीवाल हारे, ये बहुत सारे लोगों को इसका यकीन नहीं था चुनाव से पहले कि ये मुमकिन बीजेपी के लिए हो पाएगा इस बार भी। लेकिन यहां से अब अगली खतरे की घंटी तो ममता बनर्जी के लिए बज रही है। और आपने देखा होगा कि अब लगातार बंगाल खबरों में आना जो है वो फिर से शुरू हो गया। त्रिपाठी जी, नहीं, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजी, या कहें कि उन्होंने मतलब अनजाने में वो घंटी उन्होंने अपने लिए शुभ वाली बजाई होगी, लेकिन वो खतरे की घंटी थी। अगर कोई इस देश में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहा हो, अगर कोई इस देश में सरस्वती पूजा के पंडालों पर किसी तरह की गड़बड़ हो, किसी तरह की पत्थरबाजी हो और उसके बाद विधानसभा में उसकी चर्चा तक नहीं होने दे रहा हो, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं। ममता जी को क्या लगता है, 30% का मुसलमान मतदाता समूह पश्चिम बंगाल में उनके राज को अखंड एक छत्र रखेगा, लेकिन 70% हिंदू मतदाताओं को भी कम्युनिस्ट राज दिखा है, उससे पहले कांग्रेस राज दिखा है और अब लगातार 3 बार ममता जी मुख्यमंत्री बन गई हैं। 26 की लड़ाई उनके लिए बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। ठीक, तो पहले बिहार और उसके बाद बंगाल, अब इन 2 चुनौतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी को खुद को कसना है। कांग्रेस की बात भी हम लोग बीच बीच में करते रहे। कांग्रेस ने अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस किए हैं विजय जी। राहुल गांधी लंबी बैठक में बैठे थे, इस बार कई घंटे बैठक वो चली थी। कई राज्यों के प्रभारी वगैरह सब जो हैं कांग्रेस पार्टी ने भी बदले हैं। और मुझे नहीं पता दिल्ली के चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट को कांग्रेस ने कैसा लिया है। दिखाया तो उन्होंने ये है कि चलो केजरीवाल जी तो गए तो हमारी एक मुसीबत को कम हुई। मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए सबसे सही वक्त है अपने संगठन को रिपेयर करने का, सुधारने का, उसका चेहरे जितने बदले जा सकते हैं वो बदलने का, और संगठन को राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक पूरा का पूरा रीफ्यूलिंग करने का टाइम भी है। तो अभी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बिहार बड़ा राज्य है, उन दोनों राज्यों में भी वो ताकत लगाए। पहले कुछ महीने अभी थोड़ा एक गैप रहेगा इलेक्शंस का। हाँ, इलेक्शंस का गैप है, पूरा का पूरा साल ही करीब करीब है, नवंबर में चुनाव वहां पर होने। तो ये संगठन के लिए सबसे बेहतर टाइम है और कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने संगठन की ओवरऑलिंग करे, मजबूती करे और कुछ कड़े फैसले भी लेने हो तो वो करे। अभी जैसे उसने एक तरह से, जैसे अभी समीर जी भी जिक्र कर रहे थे, कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा लेकिन रिटायर कर दिया है। वो सब ऐसे चेहरे थे जिनको रिटायर करना मुश्किल काम था, तो वो भी एक बड़ा काम है। और संगठन पर पूरी तरह से फोकस करके कांग्रेस लड़े और ये भी तय कर ले अब कि क्या चुनावों में कैसे करना है। हालांकि मुझे लगता है राज्य स्तर पर उसको अलग अलग रणनीति के साथ भी चलना चाहिए और राहुल गांधी जी को मोर एक्टिव हो जाए। प्रियंका जी भी नेता हैं अभी शायद, तो वो भी पूरी तरह से एक्टिव रहे। यूपी के बजट के बाद योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं। तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बजट में हमने 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि जो व्यय होगी, इससे अधिक रोजगार की सृजन इसके माध्यम से होंगे और यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। हमने प्रदेश के अंदर
2017-18 में जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जो प्रदेश की कैसे हमने इसको बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, जो जीडीपी थी वह 12,89,000 करोड़ रुपए की थी, वह आज 24-25 में जो उसका अनुमान है वह 27,51,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान वह है। और ये दिखाता है कि इसमें 3 वर्ष का कालखंड ऐसा था जब वैश्विक महामारी कोरोना जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं या केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत कठिन समय था। और आज उसी का परिणाम है कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश ने जो लंबी छलांग लगाई है, परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हमें रेवेन्यू लीकेजेस को समाप्त करने पड़े थे। टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया गया था। हमें प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति के अपने नए साधन उपलब्ध करवाने पड़े थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश ने जो कदम उठाए हैं 22-23 हो, 23-24 हो या 24-25 के दौरान देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और हम लोगों ने अपने राजस्व प्राप्ति करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं वह अत्यंत सराहनीय माने गए हैं पूरे देश के अंदर, और वित्तीय क्षेत्र के जानकारों ने उसकी सराहना भी की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट जो कुल राजकोषीय घाटा है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, यानी जो FRBM की जो लिमिट है रिजर्व बैंक ने घोषित की है 3% के अंदर, वह 2.97% है। और यह एक वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से एक बेहतरीन कदम माना जा सकता है। राज्य सरकार का बहुत व्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन इसको मान सकते हैं। राजकोषीय अनुशासन का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण ये अपने आप में है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नीति आयोग के द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में जो उनकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर यानी अग्रणी राज्य के रूप श्रेणी में रखा गया है। ये पहली बार आया है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि में जो प्रदेश का जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है वह 8.9 अंकों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 18 में 13वीं अवधि में पूंजीगत जो व्यय था वह 8.8% से 19.3% के मध्य रहा है। और इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में औसत अनुपात से जो एवरेज रेशियो था उससे अधिक यूपी का रहा है। प्रदेश ने इस दौरान बेरोजगारी की दर को कम करने में सफलता प्राप्त की है और अत्यधिक रोजगार के सृजन करने में भी प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान जो कदम बढ़ाए हैं, खासतौर पर अपने परंपरागत उत्पाद के लिए MSME सेक्टर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। लगातार प्रयासों से प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसके माध्यम से हमने 60 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधे नौकरी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की है। हमने बजट में इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है।
जिसमें अवस्थापना विकास के लिए 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए, नगर विकास के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए यानी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने जो बजट के लिए प्रावधान किया, जिसमें कृषि और उसके सहायक सेक्टर हैं, जिसमें कृषि है, उद्यान है, पशुधन है, दुग्ध विकास का है, मत्स्य है, सहकारिता है, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति का है। इसमें 89,353 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 11% है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए यह सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने 50,550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 6% है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो यूनियन बजट में जो अभी केंद्रीय बजट जो देश की संसद में अभी पारित हुआ है, इसमें प्रत्येक जनपद में कैंसर डे केयर सेंटर की घोषणा की गई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्ताव को भी किया है और बजट में हमने उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी की है कि जिससे हर एक जनपद में हम एक पहले ही फेज में कैंसर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना करने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। या हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और संविदा से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कार्मिक हैं, इन सभी कार्मिकों को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष देने की एक बड़ी योजना को भी आज के इस बजट में उसका प्रावधान किया है और इसमें 5 लाख रुपए तक की उनको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देने की घोषणा इसमें की गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग के लिए बजट में 35,863 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला और बाल विकास के लिए यह धनराशि उपयोग में आएगी। छात्रवृत्ति के लिए 4,720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था और सामाजिक पेंशन के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें 13,448 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब उत्तर प्रदेश अपने एक सुदृढ़ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के माध्यम से बीमारू राज्य नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने 8 वर्ष में जो सामूहिक रूप से प्रयास आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम है कि हम भारत की डेवलपमेंट में ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में एक प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़े हैं। इस बार हमने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की है, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक यानी बाया हरदोई फर्रुखाबाद तक, इसको हम लोगों ने एक तो इसके लिए बजट का प्रावधान किया है। दूसरा, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से
मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इसी मार्ग से ले जाते हुए शक्तिनगर सोनभद्र तक जोड़ने के लिए भी एक घोषणा इसके साथ हम लोगों ने की है, जिसमें बिंद एक्सप्रेसवे के रूप में हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने इसमें आज के इस बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और गंगा एक्सप्रेसवे को ही हम लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था आज के इस बजट में प्रस्तावित की है। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर इस बार हमारे जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को ये अनुभव हुआ है कि वहां पे आवागमन को और सुगम बनाने के लिए 2 नए ब्रिजेज बनाने बहुत आवश्यक हैं। एक शास्त्री ब्रिज के साथ पैरेलल गंगा नदी के ऊपर और एक यमुना नदी के ऊपर जो नैनी में सिग्नेचर ब्रिज है उसके पैरेलल एक नए ब्रिज बनाने के लिए इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हमने यहां पर की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक केंद्र के रूप में, एक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रदेश सरकार ने एक कन्वेंशन सेंटर। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणाएं की है बजट में। उत्तर प्रदेश के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट उत्तर प्रदेश का हो चुका है अब, और इसी वजह से आज वो दिल्ली के कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे।